Hello my dear student, today we are going to start hydrogen and its compound, our new topic. एक्चुअली में ये टॉपिक जो है आपका हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड ये 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि इसको पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ आईआईटी एंड नीट एंड बोर्ड ऑल्सो, ठीक है। मीनिंग बोर्ड में आपसे इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भले ही नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको आगे 12th का केमिस्ट्री समझने के लिए ये टॉपिक जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ अच्छे तरीके से समझिए, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को केयरफुली पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए आगे चलिए, ठीक है ना। समझ के पढ़ते हुए सीखते हुए आगे चलिए, बिल्कुल भी इसमें आपको केयरलेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, को केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाइड्रोजन के बारे में कुछ बेसिक फिनोमिनाज हैं, बेसिक थ्योरी है, जो भी चीज़ें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सभी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन होल यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट मौजूद है वो आपका हाइड्रोजन है, ठीक। सन के ऊपर जो भी रिएक्शन होते हैं वो भी हाइड्रोजन के ही रिएक्शन है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके आइसोटोप्स की। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम ऑल्सो। 1H1, 1H2 एंड 1H3। यहाँ पे आपका प्रोटॉन्स का वेरिएशन हो रहा है, इस वजह से इनका जो कि आइसोटोप्स हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अब इनकी अवेलेबिलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो इनकी अवेलेबिलिटी है जो किस परसेंटेज में ये मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आपका हाइड्रोजन में प्रोटियम का मात्रा होता है, और थोड़ा सा मात्रा जो है ड्यूटेरियम का, और फाइनली बहुत कम मात्रा, इवन ना के बराबर अगर मैं बात करूँ तो वो आपका ट्राइटियम होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, दीज आइसोटोप्स डिफर लार्जली इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बॉन्ड का एक कंपैरिजन आपको दिखाया गया है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है कम होती है, लेस बॉन्ड एनर्जी होती है। इसके कंपेरेटिवली हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो स्टेबल बॉन्ड होता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑल सिंगल बॉन्ड, जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं वो उन सभी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी है। इसकी बात करते हैं पोजीशन की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या पोजीशन है? अब पीरियोडिक टेबल में इसको 2 ग्रुप्स में रखा गया है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। एक तो एल्कली मेटल्स, दूसरा हैलोजेंस। अब दोनों में क्या है, क्यों दोनों के बीच में इसमें एक छोटा सा आर्गूमेंट है कि यहाँ इसको रखा जाए या फिर इसको हैलोजेंस में रखा जाए, एल्कली मेटल्स में रखा जाए। वो उसके पीछे क्या है, कुछ एस्पेक्ट बने हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन की वो कॉमन है एल्कली मेटल्स से, कुछ प्रॉपर्टी जो है कॉमन है हेलोजन से। तो वो दोनों की प्रॉपर्टी कॉमन होने की वजह से ये इस तरीके की सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं हो पाती है, ठीक है। वो क्या चीज़ें हैं हम लोग उसकी बात करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, एल्कली मेटल्स का जो होता है NS1 होता है, इवन हाइड्रोजन का भी NS यानी कि 1S1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल सेम है। दूसरे अगर अपन बात करें कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये +1 स्टेट में रहते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद +1 स्टेट में रहता है, तो वो भी एक सेम प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। सेकेंड, हैलोजेंस की अगर बात करें तो हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं NH2NP5 होता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर ये हैलोजेंस गेन करते हैं उसके बाद तुरंत ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं। जब यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे हो रहा है हैलोजेंस के साथ, सेम हाइड्रोजन भी यही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। हाइड्रोजन को भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी रिजेंबल हो रही है। इनकी वजह से द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स
हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज नॉट फिक्स्ड एज some of its properties resemble with alkali metals whereas some properties resemble with halogens। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की कि भाई हाइड्रोजन की जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे हम करेंगे, किस तरीके से हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें अलग अलग मेथड हैं। फर्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ जो लैब मेथड है, आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड होता है, उसकी बात करते हैं। अब लैब में भी इसके एक दो कैटेगरी अलग अलग होती है। तो सबसे पहला जो है आपका ए सेक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मिनरल एसिड, कि मेटल्स का रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं, कौन से मेटल्स, सबसे मेन चीज़ जो इसमें समझने की है वो आपकी मेटल्स, कौन से मेटल हैं जिनका रिएक्शन आप एसिड के साथ जब करवाते हैं तो आपको हाइड्रोजन मिलता है। तो वो कौन से एसिड होते हैं, मेटल्स प्लेस्ड एबव H2, हाइड्रोजन के ऊपर जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें हाइड्रोजन के ऊपर इनको रखा गया है। जितने मेटल्स को, उन सारे मेटल्स का रिएक्शन जब आप एसिड के साथ करवा देते हैं तो आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाता है, मिल जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, आपको Zn है, Fe है, आप HCl एक्वस H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आपको दोनों केसेस में हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ZnCl2 मिल रहा है और Fe2SO4 होल ट्राइस, ये भी मिल रहा है आपको इसके साथ में। मेनली हम लोग को मीनिंग है कि भाई हाइड्रोजन कैसे मिलेगा, तो आपको बस इतना याद रखना है बेसिकली कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं जो भी मेटल्स, वो सारे के सारे मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करवाते हैं। बी जो है इसका सेकेंड पार्ट फ्रॉम बेस, बेसिस के थ्रू भी अगर आप इसको गेन कर सकते हैं तो कैसे, एम्फोटेरिक मेटल्स, कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स मीनिंग एम्फोटेरिक मेटल्स किस टाइप के होते हैं, आप एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जानते हैं, जो कंपाउंड एसिड एंड बेस की तरह काम करते हैं वो आपके एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरीके से अगर एम्फोटेरिक मेटल की बात करें तो ये दोनों केस में रिएक्शन विद बोथ एसिड एंड बेस एंड रिलीज H2, यानी कि एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करने पे ही हाइड्रोजन देते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल। तो एम्फोटेरिक मेटल्स क्या करते हैं आपका देख रहे हैं रिएक्शन आपको यहाँ पे समझाया गया है। जिंक जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। सेम एज वेल एल्युमिनियम जो है वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन दे रहा है। और लेड की बात करें अगर तो वो भी आपको हाइड्रोजन दे रहा है। इसके साथ में कौन से आपको कंपाउंड बन रहे हैं, उन कंपाउंड्स को भी याद रखना है। जब आप जिंक की रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है, एल्युमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट। इसी तरीके से लेड यानी कि Pb की करवाते हैं जब रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको सोडियम प्लम्बेट मिल रहा है। और ये जो आपका सोडियम जिंकेट होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल रहेगा तो इजीली हम लोग का हाइड्रोजन गैस अलग से मिल जाएगी। बाकी एक्वस, ये भी एक्वस है दोनों केसेस में, आगे समझना आप। अब ये आपका सोडियम जिंकेट जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है कि भाई कौन सा आपको जो है मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस के साथ में एक कंपाउंड मिलता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, क्या नाम उसका होता है, तो आपको वो सोचना है कि कैसे होगा। तो वहाँ पे आपका सोडियम जिंकेट ऑप्शन रहेगा, आपको पहचानना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार अलग वेरियस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड की बात करें अपन तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी दो तीन अलग अलग हैं। तो पहला जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको हाइड्रोजन मिलता है। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी। अब इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें आपके दो टर्मिनल रहते हैं, एक आपका कैथोड रहता है, दूसरा आपका एनोड रहता है। कैथोड और एनोड दोनों के ऊपर अलग अलग रिएक्शन होते हैं। एट कैथोड अगर मैं बात करूं तो रिडक्शन का रिएक्शन होता है, जबकि एनोड के ऊपर आपका ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। तो यहाँ आपको ये जो मैकेनिज्म है इसको समझाया गया है इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले आपने इसको ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो नेट रिएक्शन है आपको सिर्फ उस चीज़ से मतलब है, आप देख लीजिए मैकेनिज्म मैंने समझाया है लेकिन इसका कोई भी ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस समझना है ठीक तरीके से। ओवरऑल जो रिएक्शन है कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसेस के साथ में आपका क्या है, वाटर, यानी कि 4H+ और 4OH-। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये अलग अलग आयन्स अवेलेबल हैं।
तो ये क्या वाटर के फॉर्मेट में ही रहेंगे ना उसमें सोल्यूशन में आपके, ठीक है। तभी आगे देखिए रिएक्शन जो एक रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा और समझाया गया इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का, फाइनली जो है 2H2 रिएक्शन, यानी कि जो ऊपर का रिएक्शन था उस रिएक्शन से फाइनल रिएक्शन ये क्रिएट करा गया है क्या, कि अगर आप 2H2 को लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा प्लस में ऑक्सीजन गैस मिलेगा। बी जो मेथड है इसका, ये आपको रिएक्शन ओनली याद रखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ ओनली रिमेंबर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो आगे समझना अच्छे तरीके से। बी जो है इसका वी कैटेगरी जो है वाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस BaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपका BaOH का होल ट्वाइस है, बाय मिस्टेक यहाँ पे BaOH का होल ट्वाइस थोड़ा सा छूट गया है, 2 नहीं बना हुआ है, तो इसको आप बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसमें हाईली प्योर, अगर आपको बहुत ज़्यादा हाईली प्योर हाइड्रोजन चाहिए तब आपको इसका BaOH का होल ट्वाइस यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईली प्योर हाइड्रोजन गेन करनी है आपको तो आपको फिर बेरियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाना है। अगर आगे बात करें अपन इसकी सी, वाई रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कार्बन, आपको स्टीम कार्बन के ऊपर फ्लो करना है, ठीक है। आप पहले भी इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको कोल गैसिफिकेशन अपन बोलते हैं, यानी कि रेड हॉट कार्बन से जब आप हाइड्रोजन यानी कि स्टीम को पास करवाते हैं तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। इस मिक्सचर में मिक्सचर का जो रेशियो होता है उसके भी आप पे इसको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, जैसे 1:1 का रेशियो होता है तो इसको वाटर गैस बोलते हैं हम लोग। ओल्ड कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं 1:3 का जब रेशियो होता था तब आप इसको सिंथेसिस गैस बोलते थे। अभी न्यू कन्वेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग CO और H2 का कोई भी रेशियो इन एनी रेशियो कॉल्ड सिंथेसिस गैस और सिन गैस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूस एल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस करने के काम में आता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग के पास और रहती है कि भाई आपको जो वाटर गैस मिल रहा है उस वाटर गैस में क्या है, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन तो मिला नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन हमें चाहिए, तो हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज डन बाई ट्रीटिंग द मिक्सचर विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब इस मिक्सचर से फिर से आपको स्टीम पास करवानी है, ठीक है। फिर से अगर आप स्टीम पास करवाते हैं एज ए प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि FeCrO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप फिर से स्टीम फ्लो करते हैं यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका अलग हो जाएगा और आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग सेपरेट हो जाएगा। तो दोनों के दोनों आपको सेपरेट ये मिल जाएंगे। ये जो रिएक्शन है इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, आपको इसको नाम याद रखना चाहिए, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, यानी वाटर गैस को आपने शिफ्ट कर दिया है हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं है यहाँ पे, कुछ छोटी सी 1-2 बातें हैं, समझ लेते हैं। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस, कंबस्टाइल गैस। थर्ड, इट इज़ लिक्विफाइड एट अ वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब भाई लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही किसी गैस को लिक्विफाइड करा जा सकता है, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपको समझना चाहिए, प्रेशर हाई करना ही रहता है हम लोग को। अब केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, आपका मैं पीछे बोल चुका हूँ, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल बॉन्ड होता है। अब ये वेरी स्मॉल बॉन्ड अगर रहेगा तो इसको ब्रेक करना भी बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। अब ब्रेक करना टफ रहेगा यानी कि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कोमा सो हैविंग हाई बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी आर नॉट रिएक्ट, इस वाली जगह पे आपका नॉट है, ठीक है, बाय मिस्टेक इस जगह पे नोट नहीं लिखा हुआ है, मिस हो गया है,
नॉट रिएक्ट इजीली, ये इजीली रिएक्ट नहीं करता है, बट ऑन हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो फिर ये रिएक्ट कर जाता है। सेकेंड पॉइंट है इन ऑल सिंगल बॉन्ड, जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन सभी में इट हैव हाई बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है इस हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है। ठीक, अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।